गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी का पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जैसे कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो उसी तरह आज हम वही कंटिन्यू करने वाले। तो उसमें हम आज सबसे पहले AS 17 करेंगे। तो हम AS की तरफ बढ़े उससे पहले मुझे कुछ बताना था आप लोगों को। अभी ये अक्षय ठक्कर क्लासेस है, ओके। हम एक्चुअली अक्षय ठक्कर क्लासेस के तरफ से ही पढ़ा रहे हैं, जिसका मेन मोटिव है लेट्स लर्न टुगेदर। और हम कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं, FYJC, SYJC एंड FY BCom से लेकर TY BCom एंड ऑल अदर कोर्सेज कवर्ड है इसमें। ओके, इसमें ना एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज भी कवर्ड है, जिसमें CA, CS, CMA, हर तरह का मतलब हर एक लेवल का सब कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। और अगर आपको अगर ज्वाइन करना हो या इंक्वायरी अगर कुछ भी करना हो, तो आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो CA अक्षय ठक्कर क्लासेस। और टेलीग्राम पे एक चैनल है CA अक्षय ठक्कर क्लासेस करके। ओके, और यूट्यूब पे अभी आप देख ही रहे हो, तो फिर चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि ये जो हमारा रिविजन वीडियोस है चैप्टर वाइज पास्ट 10 अटेम्प्ट्स का, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, सो अभी हम डायरेक्टली AS 17 की तरफ मूव करते हैं। Yes. So let's move on to AS number 17, that is segment reporting. Okay. AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग ग्रुप 2 का AS का सबसे इजी AS है। ये काफी स्कोरिंग है आप लोगों के लिए। तो अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं हम, विदाउट मतलब हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम फटाफट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सीनियर अकाउंटेंट ऑफ AMF लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा। 5 सेगमेंट है, APQRST। ओके, इसमें सेगमेंट एसेट्स का दिया है, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू। सीनियर अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट P, ये जो P सेगमेंट है, अलोन शुड बी रिपोर्टेड, सिर्फ इसी का रिपोर्ट करना चाहिए हमें, बाकी सेगमेंट्स का रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सीनियर अकाउंटेंट बोल रहा है। तो इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू, एग्जामिन हिज ओपिनियन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके, तो अभी AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से हम जब उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, दो तरह का सेगमेंट हो जाता है, एक बिजनेस सेगमेंट होता है और एक जियोग्राफिकल सेगमेंट। ओके, उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कब मानेंगे, जब भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, सेल्स से जो हमें रेवेन्यू मिलता है अगर वो 10% या उससे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू का, तभी हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। और सेम सेगमेंट रिजल्ट में जब भी प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ टोटल। ओके, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे लेना है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट का टोटल और सिर्फ लॉस का टोटल टोटल, उसमें से दोनों में से भी जो भी हायर रहेगा वो हमें कंसीडर करना है। वो अभी अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ जाएगा कैसे करने का है। और सेगमेंट एसेट्स का भी कैसे है, 10% और ऑफ मोर टोटल सेगमेंट। ओके, अभी यहाँ पर सेगमेंट एसेट्स दिया है, तो सेगमेंट एसेट्स में हमने क्या पढ़ा कि 10% और मोर। तो अभी टोटल कितना है सेगमेंट एसेट्स का, 160 है। तो 160 का 10% कितना हो जाएगा, 16। तो अभी यहाँ पर ये 16 से ज्यादा है, तो ये रिपोर्टेबल, ये भी सेगमेंट से 16 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक्सेप्ट PQRST सभी 16 से ज्यादा, तो सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा इन फर्स्ट केस। तो यहाँ पर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स क्राइटेरिया ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट T आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। ओके, सेकंड क्या है, सेगमेंट रेवेन्यू। अभी इसमें हमें प्रॉफिट को अलग टोटल करना है, लॉस को अलग टोटल करना है। तो प्रॉफिट अपना कितना है, 10 + 10 + 30, तो ये अपना हो जाएगा 50। प्रॉफिट अपना हो जाएगा कितना, प्रॉफिट का टोटल हो जाएगा 50, और लॉस को कितना हो जाएगा 190 + 10 दैट इज 200। दोनों में से विच एवर इज हायर, हायर क्या है 200, 200 का 10% कितना आ जाएगा 20। तो 20 या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। तो अभी ये देखना नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम जस्ट अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 190 20 से ज्यादा है, ये रिपोर्टेबल है, और ये T रिपोर्टेबल है। तो सेकंड रिजल्ट के केस में P और
टी रिपोर्टेबल है। ओके, तो ये इन द बेसिस ऑफ रिजल्ट क्राइटेरिया पी एंड टी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट। इसमें टोटल कितना है 900, तो 900 का 10% कितना हो जाएगा 90। तो जो भी 90 या उससे ज्यादा है तो वो सब कुछ रिपोर्टेबल सेगमेंट में कवर हो जाएगा। तो 620 रिपोर्टेबल, 80 नहीं रिपोर्टेबल है, तो बस 620 केस में रिपोर्टेबल है। इन सेगमेंट रेवेन्यू केस ओनली सेगमेंट पे इज रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो हर एक कोई एक ना एक इसमें कवर्ड हुआ है। अभी ये पी हर सेगमेंट एक केस में एक एसेट्स में कवर हुआ है, एक रेवेन्यू में कवर्ड हुआ है और एक रिजल्ट्स में कवर्ड हुआ है। तो हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो जो सीनियर अकाउंटेंट ने बोला था कि सिर्फ पे ही रिपोर्टेबल है, तो दैट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। अभी जैसे कि हम पहले ना एक इंट्रोडक्शन लिख देने का, तो पहले कैसे लिखोगे, एज पर AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। बिजनेस दो तरह का सेगमेंट होता है, बिजनेस और रिपोर्टेबल और जियोग्राफिकल सेगमेंट। वो सेगमेंट रिपोर्टेबल कब होगा, जब सेल्स रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा होगा और एसेट्स 10% या उससे ज्यादा होगा और रिजल्ट में देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग ऐड करके विचएवर इज हायर, जो हायर रहेगा उसका 10% और मोर जो भी रहेगा वो अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देने का पूरा, ये पूरा सब कुछ। ओके, अभी डायरेक्टली हम कंक्लूजन पे जाते हैं। अभी रेवेन्यू क्राइटेरिया में क्या, आप ही बताओ। 1000 टोटल है तो उसका 10% कितना 100 है, तो 100 300। तो इस ये केस में सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट है क्योंकि 100 या उससे ज्यादा है। तो इन केस ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट A, B, C and D all are reportable segment on the basis of फिर रिजल्ट क्राइटेरिया। रिजल्ट क्राइटेरिया में अभी अब अपना प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अपना है 45 प्लस 80 प्लस 45, 45 45 90, 90 प्लस 80 इज 170 और इसका लॉस कितना है 70 प्लस 10 80, विच एवर इज हायर क्या है 170। 170 का 10% कितना हो जाएगा 17। जो भी अभी सेगमेंट 17 या उससे ज्यादा है दैट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। ओके, तो 17, अभी ये 17 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये, और हाँ बस ये तो टोटल है। और एक्सेप्ट डी ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट इन केस ऑफ सेगमेंट रिजल्ट। क्योंकि इन केस ऑफ सेगमेंट ये एक बार इंस्टीट्यूट से चेक कर ले। इन केस ऑन बेसिस ऑफ सेगमेंट रिजल्ट एक्सेप्ट डी ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ओके, और सेगमेंट एसेट्स में 150 टोटल है तो 150 का 10% कितना हो जाएगा 15, तो जब भी 15 या उससे ऊपर है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। 39 51 48, हाँ तो इसमें भी डी को छोड़ के बाकी सब रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो एक्सेप्ट डी ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ओके, तो हर एक सेगमेंट एक ना एक बार कवर्ड हुआ है तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एज पर AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके, ये इजी था। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम ही है। ओके, तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, ये 400 एसेट्स है, सेगमेंट एसेट्स 400 है तो इसमें से रिपोर्टेबल क्या हो जाएगा 40 या उससे ज्यादा, ये रिपोर्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ को छोड़ के ABCDE सभी हो जाएगा। और रिजल्ट्स के केस में 380 प्लस 20 400 और प्रॉफिट 100 20 140 और 200। तो 200 और 400 में से हायर हायर कौन सा 400, तो उसका 10% 40। तो ये रिपोर्टेबल, ये बी रिपोर्टेबल और एफ रिपोर्टेबल। ओके, ए बी और डी, सॉरी ए बी और एफ ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा इन केस ऑफ सेगमेंट रिजल्ट। और रेवेन्यू के केस में 2400 तो उसका 10% 240 है, तो 240 ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, बस ए और बी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ओके, तो इसी तरह हर एक इंडिविजुअल केस में एक एक रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है यहाँ पर, मिसेस नाथन लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स है P, Q एंड R। एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 15 करोड़, पूरा कंपनी का एसेट्स 15 करोड़ का एसेट्स है पूरा। और सेगमेंट P का कितना है 4 करोड़, सेगमेंट Q का कितना है 6 करोड़ और सेगमेंट R का कितना है 5 करोड़। उसमें से डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है अपना, P का 1 करोड़ डेफर्ड टैक्स एसेट है, Q का 0.9 है और R का 0.8 करोड़ है। अभी अकाउंटेंट कंटेंट्स कहता है कि ऑल दी सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अभी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो डेफर्ड टैक्स है वो हम सेल्स में इंक्लूड नहीं करते, तो उतना हमें हर एक यूनिट में से लेस करना पड़ेगा। अभी P का कितना है 4 करोड़ है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पर P Q R है तो यहाँ पर इसका 4 है, इसका 6 है और इसका 5, इसमें से डेफर्ड टैक्स एसेट हर एक केस में कितना है
पी केस में 1 है और क्यू केस में 0.9 है और आर केस में 0.8 है। ओके, तो ये लेस करके कितना आ जाएगा 3, 5.1 और ये कितना लास्ट में 0.8 था, तो ये 4.2 हो जाएगा। ओके, बराबर ही गया ना? यस, 3, 5.1 और 4.2, यस करेक्ट। तो हाँ, कैलकुलेशन बराबर है। ओके, अभी इसमें से हमें 10%, अपना टोटल सेगमेंट कितना है 15 करोड़, 15 करोड़ का 10% कितना है 1.5, तो 1.5 या उससे ज्यादा जो भी है वो सब रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। ये 1.5 से ज्यादा है, ये दिस इज रिपोर्टेबल, दिस इज ऑल्सो रिपोर्टेबल, दिस इज ऑल्सो रिपोर्टेबल, तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ओके, तो जो कंटेंशन था वो अकाउंटेंट का इस बार करेक्ट है, तो मतलब बहुत रेयर केसेस में अकाउंटेंट सही होता है, तो ये केस में ये वो केस है जिसमें अकाउंटेंट का कंटेंशन करेक्ट था। तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, XYZ Limited has 5 segments. Profit and loss of each of segments for the year end 31st March has been provided below. You are required to identify from the following whether reportable segments or not reportable segment. ओके, अभी यहाँ पर प्रॉफिट दिया है और लॉस दिया है 5 सेगमेंट्स का। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम। 5 बिजनेस सेगमेंट था उसमें। ओके, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हर एक केस में दिया है, तो अभी हमें इसमें ऐड करके लेना है। तो ओके, प्रॉफिट इसका प्रॉफिट पार्ट कितना है 225 प्लस 25 कितना है 250 है, और लॉस का कितना है 175 प्लस 105 प्लस 20, तो 200, 280, 300 है। तो विच एवर इज हायर कौन सा है 300 है, तो 300 का 10% कितना आ जाएगा 30, तो 30 या उससे ज्यादा जो भी है वो सब रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। तो सॉरी, तो एक ही केस में इट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट 30 या उससे ज्यादा है, बी रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, सी है रिपोर्टेबल, डी भी नहीं है और ई रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो ए, सी और ई ये तीनों भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। यस, ए रिपोर्टेबल है, सी रिपोर्टेबल है और ई रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ओके, बस इतना ही, तो और कुछ था नहीं ये 17 में। बस दिस वाज वेरी इजी स्टैंडर्ड नाउ। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये 17 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स, जो हमने ये बायबैक का चैप्टर किया था ना उसका ही पार्ट है, तो उसमें भी अलग से क्वेश्चंस थे, तो उसको अलग से ही मतलब हमने कंपाइल करके रखा है। तो अभी क्या, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स, इसमें से भी ये मतलब एकदम स्कोरिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अभी बस यहाँ पर क्या पूछा है हमें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। पहले पूछा है कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स का मीनिंग बोला है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, companies can issue equity shares with differential rights subject to fulfillment of certain conditions. ओके, और ये कौन सा सेक्शन डील करता है, कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 डील विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। और डिफरेंशियल बेसिकली क्या पॉइंट पे डिफरेंशियल है, मतलब नॉर्मल शेयर से क्या डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स में। डिफरेंशियल में सुपीरियर डिविडेंड होगा, सुपीरियर वोटिंग राइटिंग है, डाइल्यूटेड वोटिंग राइट्स है टू अ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर पूछा है कैन प्रेफरेंस शेयर्स बी आल्सो इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स, नो, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकता, ओनली इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्या, इन जुगनू लिमिटेड ए बी सी एंड डी होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल in the proportion of 30 to 10, and MNOP hold preference shares in the proportion of 40 to 20 to 30 to 10। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बाइंडिंग अप इफ द पेड अप कैपिटल इज 100 एंड प्रेफरेंस कैपिटल इज 50। तो पेड अप कैपिटल अपना 100 है और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 50, तो इसका रेशियो कितना बनता है 2:1। तो अभी ये जो ABCD हुए इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले का कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। ओके, नहीं नहीं, इक्विटी शेयर क्या, ये जो ये होल्ड कर रहे इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो हमारा है, तो ए का आ जाएगा 30/2/3 आएगा ये। ओके, तो ए का आ जाएगा 30/100, 2/3 इंटू ये 30 अपॉन टोटल प्रपोर्शन लेके इंटू 30/100।
ठीक है, 2/3 तो 30/210 आ जाएगा, तो इसको ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह से बी का भी 2/3 इंटू 30/100 और 2/3 इंटू 30/100 और 2/3 इंटू 10/100। और सेम विथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 40, ये 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 इज 100, तो इंटू 40/100 इंटू 20/100 इंटू 30/100, तो प्रपोर्शन बेसिस पे इसको बांट देना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो बी इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स। अभी तो बोला भाई नहीं इश्यू हो सकता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को हम इश्यू कर सकते हैं डिफरेंशियल राइट्स में। प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर कंपनीज एक्ट टू डील विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अभी हमें कंडीशंस बताना है कि कौन से कंडीशंस में हम इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स से इश्यू कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन एज पर द शेयर कैपिटल डिबेंचर 2014 फॉर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो अपना कंपनी का है उसमें ऑथराइज करना चाहिए द इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो ओके, पहले हम डिस्कस करते, फिर मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑफ द कंपनी ऑथराइज करना चाहिए। देन इश्यू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। प्रोवाइडेड वेयर इक्विटी शेयर्स, अगर इक्विटी शेयर्स अगर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसको शेयर होल्डर्स पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूव करेंगे। गॉट इट? और वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74%, एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। मतलब जो हम इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स, और वो टोटल में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स पिछले साल का उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिविडेंड में कोई डिक्लेयर उसमें कुछ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट्स या रिडम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन और इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच डिपॉजिट और डिबेंचर्स। ओके, कंपनी ने ये फिर डिफॉल्ट भी नहीं किया होना चाहिए पेमेंट डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन। और टर्म लोन किससे लिया होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल बैंक जो कि रीपेबल है। और इंटरेस्ट पेएबल जो विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, जो कि स्टैट्यूटरी पेमेंट्स क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉइज के रिलेटेड है। जैसे कि अभी हम लोग जो अमाउंट क्रेडिट करते हैं ना आईपीएफ में अकाउंट, इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और कंपनी, बट ये सब क्या इसके रिलेटेड क्या लिखा है कि कंपनी इश्यू करेगा इवन इफ अगर उसने डिफॉल्ट किया है ना, तो कंपनी कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वाज मेड गुड। अभी समझो मैंने एक साल में डिफॉल्ट किया था और वो डिफॉल्ट को मैंने ठीक है बाद में जाके करेक्ट कर लिया, तो कंपनी वो करेक्ट करने के 5 साल के बाद ये इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकता है विद डिफरेंशियल राइट्स। यही बोला, ये एक एक्सेप्शन था ये कंडीशन के लिए। और नेक्स्ट क्या, कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड, कोई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने कंपनी को पेनलाइज नहीं किया किसी भी प्रोविजन के लिए। वो द लास्ट 3 years की बात कर रहे हैं हम, लास्ट 3 साल में एटलीस्ट कोई पेनलाइज नहीं किया कोर्ट ने। ठीक है, अंडर वेरियस एक्ट, अंडर जैसे कि अभी अलग अलग एक्ट बोले, क्या क्या एक्ट है अभी, अब ऐसे ही बोलते ना, आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट हो गया, फिर एससी सेक्रा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और फेमा एक्ट 1999 और एनी अदर स्पेशल एक्ट। ठीक है, और फिर कोई भी अदर रेगुलेटर्स का है। ओके, तो ये सब कंडीशन से थे हमारे जिसमें हम इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियलाइज इश्यू कर सकते हैं। तो हम एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। पहले तो कौन से कंडीशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहना चाहिए, ऑथराइज करना चाहिए, ताकि हम मतलब किसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए, इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहिए विद डिफरेंशियल राइट्स। सेकेंड इसमें क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में उसको ऑथराइज करना चाहिए एट जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स। और अगर वो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर उसमें क्या अप्रूव होना चाहिए शेयर होल्डर्स बाय पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। और वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशियल राइट्स के केस में वोटिंग पावर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स। ओके,
और कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एन एनुअल रिटर्न फॉर द प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी ने कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया होना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ एनी डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इवन इफ अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट किया है तो पिछले वो डिफॉल्ट को वापस से करेक्ट करेंगे हम। तो वो करेक्ट करने के 5 साल के अंदर 5 साल के बाद वो कंपनी इशू कर सकता है इक्विटी शेयर्स फॉर डिफरेंशियल राइट्स। और कंपनी ने को पेनलाइज नहीं होना चाहिए बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल। ओके, अंडर कौन सा आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा एक्ट, ये सब एक्ट के अंदर कंपनी पेनलाइज नहीं होना चाहिए। बस इतना ही, ये सब कंडीशंस फुलफिल होगा तो कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स फॉर डिफरेंशियल राइट्स and only equity shares can be issued, no preference shares can be issued for differential rights। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हमने सेम देखा था, मतलब उनका प्रपोर्शन 10:40 और इसका प्रेफरेंस शेयर्स का इतना है, तो ये इसका टोटल 60 और प्रेफरेंस का 30 है, तो इसको 2:1 2:1 के रेशियो में इसको पूरा बांट देने का। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, 36:40 और 60:30, तो 2:1 के प्रपोर्शन में ये सबको बांट देने का। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये भी एक छोटा सा जो था अलग से कवर करने का, मेन वो कंडीशंस का जो क्वेश्चन था वो उसको बराबर से एक बार रीड कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार ये पेज आपको रखती हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके ना, ये पर्टिकुलर वीडियो पॉज करके ये जो साइड में जो रेड से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, तो ये सब आप लोग कॉपी कर लेना। ओके, ये पेज को भी पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पर ही हम आज का सेशन एंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।